हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर। तो बच्चों अभी 15 मिनट पहले ही हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हमारा, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज उसका 11th यानी कि लास्ट लेक्चर था एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स ऑफ आवर नीट बायोलॉजी मिशन। जो हमने एक मिशन स्टार्ट करा था कि नीट बायोलॉजी में हमें 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं, उनमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम वेटेज के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जब हमारे करीब 17-18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे तो ये वो 17-18 चैप्टर होंगे जिनसे ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पेपर आता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा 75% हम कह सकते हैं एक तरीके से सिलेबस 15 जनवरी के आसपास ही खत्म हो जाएगा, जब हम नेक्स्ट 4 to 5 चैप्टर्स और कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें यूजुअली चीजें विद इन दी एनसीईआरटी आती है, रेस्ट्रिक्टेड रहती है, सिंपल आती है, कम क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें फिर हमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी और स्ट्रेस भी कम हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हम 70 to 75% ऑफ द पेपर ऑलरेडी सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्रॉम वेटेज और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों जो लास्ट लेक्चर था बच्चों एवोल्यूशन का, उसमें हमने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन देखी थी, स्टार्ट करी थी। उसमें हम लेमार्किज्म पढ़ चुके हैं, डार्विनिज्म पढ़ चुके हैं और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइस पढ़ चुके हैं बच्चों। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल थ्योरी थी दैट वाज ऑफ डार्विन, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। और जो ह्यूगो डी व्राइस की म्यूटेशन थ्योरी थी बच्चों, वो मिलती जुलती ही थी। ह्यूगो डी व्राइस और डार्विन की थ्योरी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं था बहुत ज्यादा। जो ह्यूगो डी व्राइस थे वो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी उसके सपोर्टर थे। उन्होंने माना था कि भाई डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है दी है वो सही है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो किस चीज के ऊपर था, वो था ऑन द सोर्स ऑफ वेरिएशन। डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस का सोर्स, मेजर सोर्स होता है दैट वाज क्रॉसिंग ओवर और जीन रिकॉम्बिनेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जीन रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जो वेरिएशंस आती है गेमीट्स के थ्रू इनटू द नेक्स्ट प्रोजेनी, दैट वाज द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन। उसको उन्होंने मेजर सोर्स ऑफ इवोल्यूशन या वेरिएशन माना था डार्विन ने। बट ह्यूगो डी व्राइस ने कहा कि भाई डार्विन जहां तक नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ह्यूगो डी व्राइस के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि भाई डार्विन ने जो कहा कि जीन रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इज द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, वो नहीं है सही। उस पॉइंट पे वो गलत है। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्राइस म्यूटेशंस को उन्होंने मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन माना था। दोनों देखा जाए तो अपने अपनी जगह सही है। क्रॉसिंग ओवर या जीन रिकॉम्बिनेशन के कारण होने वाली वेरिएशंस भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन है और म्यूटेशंस के कारण जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन है बच्चों। तो फिर क्या किया जाए? तो अब इसका सॉल्यूशन मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने निकाला। उन्होंने कहा कि भाई डार्विन की थ्योरी अपने आप में एक क्लासिकल वर्क है, वो बिल्कुल सही है, बट क्योंकि सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं हो रही, म्यूटेशंस का भी उनमें रोल है और कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ वेरिएशंस जो और होते हैं इन दोनों के अलावा उनका भी, क्योंकि वेरिएशंस को प्रोड्यूस करने में इवोल्यूशन में रोल है। तो फिर जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने जो थे उन्होंने डार्विन के रेस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया डार्विन की थ्योरी में। फर्क क्या मॉडिफिकेशन करा? फर्क सिर्फ इतना सा पड़ा कि जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस थे उनमें उन्होंने डार्विन का जो सोर्स ऑफ वेरिएशन था क्रॉसिंग ओवर या जीन रिकॉम्बिनेशन, उनमें जो बाकी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस होते उनको भी ऐड कर दिया। बाकी जो स्टेप्स थे इवोल्यूशन क्या नेचुरल सिलेक्शन की जो डार्विन ने बताए थे, ओवर प्रोडक्शन, देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड अल्टीमेटली स्पेसिएशन, उनको इंटैक्ट रखा कि भाई हाँ डार्विन ने जो स्टेप बाय स्टेप बताया एवोल्यूशन का तरीका वैसे ही होता है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। सिर्फ जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस होते हैं उनमें उन्होंने जितने भी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस थे उनको ऐड कर दिया और अल्टीमेटली जो एक नई थ्योरी आई बच्चों यहाँ पर, है ना, जो आज के हम कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, उसको अब हमने क्या बोला है? उसको हमने बोला है बच्चों नियो डार्विनिज्म, है ना। तो डार्विन का रेस्पेक्ट भी मेंटेन रह गया, नाम भी मेंटेन रह गया थ्योरी का। नियो मींस न्यू, एक तरह से मॉडर्न एरा का डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन फेल्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वेरिएशंस व्हिच वाज लेटर एक्सप्लेन्ड बाय मेंडल। देखो डार्विन ने जब अपना काम बताया था तब तक बहुत ज्यादा जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में आइडिया नहीं था। मेंडल का वर्क उसके बाद आया, उसके बाद इनहेरिटेंस की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो बढ़ी। तो इसीलिए डार्विन ने क्या है कि बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। उनको सिर्फ इतना दिखाता कि हाँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पेरेंट्स से जब एक नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है तो वो एग्जैक्टली कॉपी, जेरोक्स कॉपी नहीं होती पेरेंट्स की, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो उन्होंने वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन मान लिया था। बाद में जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो मॉडर्न एरा साइंटिस्ट जो थे जैसे हग्सले, वीजमान, हैकल, सिम्पसन, फिशर, सीवॉल, मेयर एक्सेट्रा,
इन सब ने देखा कि भाई जो मेंडल का काम था, मेंडल और डार्विन का काम थे बिल्कुल सही थे। उन्होंने डार्विनिज्म और मेंडल को एक साथ मिला दिया, सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस को इंटीग्रेट करा डार्विनिज्म में, और अल्टीमेटली एक नई थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई जिसको हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी बच्चों। ठीक है, अब इस थ्योरी के हिसाब से जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वेरिएशंस हो सकते हैं या जो फैक्टर्स हो सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस, वो क्या क्या है। इनमें वो जो दो सोर्सेस थे जो ह्यूगर डी व्राइज ने और डार्विन ने बताए थे, ह्यूगर डी व्राइज ने मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशंस ऑल्टेशंस यानी कि म्यूटेशंस को बताया था बच्चों, वो भी आएंगे, और डार्विन ने क्रॉसिंग ओवर या जीन रिकॉम्बिनेशन को बताया था, वो तो आएंगे ही सही। लेकिन उनके अलावा मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने न्यू डार्विनिज्म की नींव रखी, उन्होंने कुछ और सोर्सेज यहाँ पर ऐड कर दिए थे। फॉर एग्जाम्पल जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो अपने आप में बच्चों के लिए मैंने देखा है एक आफत वाला टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं और बच्चे कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक सोर्स ऑफ वेरिएशन हो सकता है, इसको हम तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट भी देखेंगे। ठीक है, और बच्चों आइसोलेशन, तो ये कुल मिलाकर 5 सोर्सेज या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस के प्रोड्यूस होने के लिए, वेरिएशंस आने के लिए बच्चों। और अल्टीमेटली जब फेवरेबल वेरिएशंस आती है तो उनको नेचर सेलेक्ट कर लेती है, और अल्टीमेटली क्या होता है बच्चों और अल्टीमेटली कई हजारों लाखों सालों के बाद एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से इवोल्यूशन ऑपरेट करता है। तो अब हम कह सकते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बच्चों इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज नियो डार्विनिज्म। तो अब देखेंगे ये पांचों फैक्टर्स जो हैं किस तरह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूटेशंस की। म्यूटेशंस डिटेल में बच्चों अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा देखेंगे कि भाई म्यूटेशंस आर आल्सो कंसीडर्ड एज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन का क्या मतलब है, यहाँ पर पहले सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है ना भाई। अर्थ के ऊपर शुरुआत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, जब ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए, बाद में फिर यूकैरियोट्स आए, उसमें भी पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए बच्चों। तो शुरुआत में जो सेल्स या ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं इस अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुई थी, उनमें पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, है ना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही है, इट इज अ लेटर सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये लेट आया एग्जिस्टेंस में। तो सबसे पहले जो वेरिएशंस प्रोड्यूस हुई होगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज बनी होगी, उनमें मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या रहा होगा, दैट वाज म्यूटेशन। इसीलिए इसको अल्टीमेट सोर्स मींस पहला सोर्स ऑफ म्यूटेशन कहते हैं बच्चों हम। तो ये चीज हमें याद रखनी है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन तो हम म्यूटेशंस को ही मानते हैं बच्चों। उसके बाद फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ, जिसमें मियोसिस के थ्रू गेमिट फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन, जीन रिकॉम्बाइन करते हैं बच्चों थ्रू क्रॉसिंग ओवर, तो इसकी वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर, अ मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो ये दो तो बहुत इजी भी हैं, समझ में भी आते हैं कि हाँ भी इनके थ्रू वेरिएशंस होती है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी एनसीईआरटी में इन द फैक्टर्स ऑफ वेरिएशंस जो इजीली समझ में नहीं आते, जिनमें कंफ्यूजन होता है, तो वो अब हम देखेंगे बच्चों। उनमें पहला वर्ड है जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। क्या होता है इसका मतलब, when migration of a section of population to another place or population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. New genes or alleles are added to the population in which the migrants come, and these are lost from the original population or the old population. This is called as gene migration. जब ये जीन माइग्रेशन बार बार होता है बच्चों, तो इसी को हम जीन फ्लो कहते हैं। तो अब थ्योरेटिकली तो मैंने आपको वहाँ पर लिख दिया है, नोट्स आपको मिल भी जाएंगे, जो बच्चे जो जुनून प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो जीन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जब एक पॉपुलेशन में से कुछ लोग दूसरी पॉपुलेशन में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। जैसे हम देखो पॉपुलेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही स्पीशीज की जो सिमिलर इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं, वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे ह्यूमंस एक स्पीशीज है, कंप्लीट स्पीशीज। अब ह्यूमंस में अलग अलग पॉपुलेशन है। जो ह्यूमंस इंडिया में रह रहे हैं वो दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, एक जैसे फीचर्स उनके होते हैं, आराम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये इंडियन है, ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है ना, अंतर दिख जाता है यूरोपियंस में और इंडियंस में। तो इंडिया में रहने वाले जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक इंडियन पॉपुलेशन बना रहे हैं, यूरोप में रहने वाले यूरोपियन पॉपुलेशन बना रहे हैं बच्चों। अब मान लो यूरोपियन पॉपुलेशन में से कुछ लोग इंडिया आकर बस जाएं, यहीं रहने लग जाएं, है ना, तो हम कहेंगे वो माइग्रेट कर गए फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, फ्रॉम यूरोपियन पॉपुलेशन टू इंडियन पॉपुलेशन। यहाँ आकर काम करने लग गए, यहाँ पर बस गए हैं, यहीं पर उन्होंने शादियां भी कर ली इंडियन पॉपुलेशन में से ही, और अल्टीमेटली जब यहाँ पर मैरिज कर लेंगे तो अब जो उनके बच्चे होंगे, है ना,
उनमें यूरोपियन पॉपुलेशन से जो लोग आए थे उनके जीन्स भी तो होंगे। तो अब यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन के अंदर कुछ नए जीन्स ऐड हो गए हैं फ्रॉम द यूरोपियन पॉपुलेशन। तो ये क्या कहलाएगा? जीन माइग्रेशन। जब किसी एक पॉपुलेशन में नए जीन्स ऐड होते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन, तो वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं वहां तो उन जीन्स का लॉस हो गया, वहां से वो जीन्स यहाँ आ गए हैं और इसमें एडिशन हो गया है नई पॉपुलेशन में। दिस इज नोन एज जीन माइग्रेशन। और इसकी वजह से अब जो नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसमें कुछ यूरोपियन जीन्स हैं, कुछ इंडियन जीन्स हैं। तो सिर्फ इंडियंस के जो बच्चे होते हैं उनसे वो दिखेंगे भी अलग। ऐसे कई हाइब्रिड्स आपको हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिल जाएंगे, तो उनका डील डोल कद काठी देखने में अलग होते हैं वो, जिनके पेरेंट्स दो अलग अलग एथनिसिटी के अलग अलग कंट्रीज के होते हैं बच्चों, है ना। फॉर एग्जाम्पल जॉन अब्राहम, तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो कुछ बेनिफिशियल कैरेक्टर्स ऐसे लोगों को मिल जाते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर यूरोपियन जीन्स भी आ रहे हैं, इंडियन जीन्स भी आ रहे हैं। इंडियन जीन्स आ रहे हैं तो हो सकता है सांवला होगा, डार्क एंड हैंडसम होगा, ठीक है, लेकिन साथ में क्योंकि यूरोपियन जीन आ गए तो आंखें हो सकता है नीली हो, हरी हो। आगे बात समझ में? तो दिस इज नोन एज जीन माइग्रेशन। यही जीन माइग्रेशन जब बार बार हो, मल्टीपल टाइम्स, बार बार एक से दूसरी पॉपुलेशन में लोग आ रहे जा रहे हैं, तो इसको हम जीन फ्लो कह देते हैं बच्चों। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है जीन फ्लो जीन माइग्रेशन। यदि जैसे मैंने समझाया वैसे उसको एक बार समझोगे तो बच्चों एक बार वापस से रिवाइज करना। अब जो न्यू डार्विनिज्म में सबसे मुश्किल चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है बच्चों? देखते हैं। इफ वेरिएशंस अकर बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, ये कीवर्ड्स हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ब्लू कलर में। एक तो बाय चांस होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस का मतलब अनप्रेडिक्टेबल, जिसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि होगा ही होगा, हो गया, पता नहीं था होना था या नहीं होना था, अपने आप हो गया, अचानक हो गया। स्मॉल पॉपुलेशन पर ही अप्लाई होगा, बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो यदि कोई वेरिएशन अचानक हो रही है, वो भी एक छोटी पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या सीवोल राइट इफेक्ट कहते हैं बच्चों। अब मतलब क्या है इसका देख लेते हैं अभी, है ना। दो तरह का होता है, उससे हम समझ पाएंगे इसको। एक होता है बच्चों फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट। पहले हम बॉटल नेक इफेक्ट समझेंगे, फिर फाउंडर इफेक्ट समझेंगे, क्योंकि बॉटल नेक से आप जेनेटिक ड्रिफ्ट ज्यादा इजीली समझ पाओगे। एक बार बॉटल नेक और जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आ गया तो फिर फाउंडर इफेक्ट समझ में आ जाएगा। बॉटल नेक क्या होते हैं बच्चों? Bottlenecks refer to natural calamities like earthquakes, volcanic eruptions, flood etc. ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, ज्वालामुखी फट जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये कहलाती है बच्चों नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, या इनको एक और टर्म दिया जाता है बॉटल नेक्स, है ना। बॉटल नेक इनको क्यों बोला जाता है बच्चों? हम यहाँ पर उस बॉटल की बात कर रहे हैं जिसका बेस तो चौड़ा होता है और नेक सकड़ी होती है, उसकी बात कर रहे हैं, इस तरह की बॉटल की बात कर रहे हैं हम। इस बोतल में क्या होता है बच्चों? मान लो कोई चीज अंदर है, उसको जब आप बाहर निकालोगे, है ना, तो इस सकड़ी गर्दन से बाहर निकलेगी और इस सकड़ी गर्दन से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर समय हम ले लें कि भाई ठीक है 30 सेकंड का हम समय ले रहे हैं, तो उसमें जो अमाउंट है इस वॉल्यूम के हिसाब से नहीं निकलेगा। ये जो नेक का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर जितनी चौड़ी ये नेक है उसी हिसाब से वॉल्यूम या अमाउंट बाहर आएगा। यानी इस एरिया के कंपैरिजन में इस नेक से जब चीज हम बाहर निकालेंगे तो कम अमाउंट में बाहर निकलेगी पर यूनिट टाइम, है ना। तो बॉटल नेक यहीं से वर्ड लिया गया है फॉर नेचुरल कैलेमिटीज या ऐसी किसी चीज के लिए जो डिस्ट्रक्शन करती है। यदि कहीं पर अर्थक्वेक भूकंप आ गया या एकदम से बाढ़ आ गई, तो वहां पर मान लो यदि 10,000 लोग रह रहे थे, है ना, 10,000, ये मान लो ये पूरा 10,000 है एक तरीके से। अब यदि यहां पर बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गई, तो हो सकता है कि इस फ्लड में 3,000 लोग मर जाएं, बह के खत्म हो गए। बच्चे कितने? 7,000। तो यहां पर हमने बॉटल नेक क्यों नाम दिया फ्लड को? क्योंकि फ्लड इस बॉटल के सकड़ी नेक की तरह, गर्दन की तरह, जिससे सिर्फ कुछ ही चीजें, जिसके थ्रू जब कोई चीज जा रही है तो वहां पर वो रिड्यूस हो गई। तो फ्लड्स जब आ गई तो फ्लड्स की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन में रिडक्शन हो रहा है बच्चों, इसीलिए फ्लड को हमने बॉटल नेक का यहाँ पर नाम दिया है। आगे बात समझ में? और वहीं से ये बॉटल नेक इफेक्ट भी टर्म आ रहा है। अब मैंने क्या बोला? जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसी वेरिएशन से जो बाय चांस प्रोड्यूस होती है, अनप्रेडिक्टेबल, अचानक, है ना। तो बाढ़ क्या आप पहले से, बहुत पहले से प्रेडिक्ट करके रखते हो कि हाँ कि भी आज की तारीख में इस साल में बाढ़ आनी आनी नहीं ना, अचानक आ जाती है। अचानक लगातार 48 घंटे तेज बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी। 48 घंटे पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, बिल्कुल आसमान साफ था। अ चांस इफेक्ट। तो नेचुरल कैलेमिटीज क्योंकि एक चांस इफेक्ट होती है, इनकी वजह से जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होगी स्मॉल पॉपुलेशंस में, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो रही है तो उसको पर्टिकुलरली बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। अब स्मॉल पॉपुलेशन ही क्यों, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अपन रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अपने को।
चलो अब यहां पर जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, उसमें यूं मान लो कि दो विलेजेस हैं, दो गांव हैं, एक ए और एक बी विलेज है ना। इस विलेज में जो पॉपुलेशन है वो 1000 लोगों की, 1000 लोग रह रहे हैं इसमें। इसमें जो पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली छोटी है। एक तरह से ये हमने ले लिया लार्ज पॉपुलेशन का एग्जांपल और ये हमने ले लिया एक स्मॉल पॉपुलेशन का एग्जांपल। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है या बॉटलनेक इफेक्ट है कहां अप्लाई होना चाहिए, छोटी वाली पॉपुलेशन पे। मान लो दोनों गांवों में फ्लड्स आ गई, दोनों ही गांवों में फ्लड्स, बाढ़ आ गई और दोनों ही गांवों में बराबर बराबर लोगों को ये बहा कर लेगी, खत्म हो गए लोग। कितने कितने, 90 लोग खत्म हो गए। इसमें से भी 90 लोग कम हो गए, इसमें से भी 90 लोग कम हो गए। इस गांव में कितने बचेंगे, 910। इस गांव में कितने बचेंगे, 10। ठीक है, अब ये जो 10 बचे हैं यहां पर, यही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। अब 10 ही रह गए गांव में। अब आगे जो यहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे वापस से बढ़ेगी वो इन्हीं के थ्रू, मेटिंग के थ्रू बढ़ेगी। तो अब जो यहां पर नई पॉपुलेशन धीरे धीरे बनेगी, उसके अंदर जो भी जीन्स आ रहे होंगे रिकंबाइन होकर आएंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर जीन रिकॉम्बिनेशन तो होगी, लेकिन इन्हीं 10 लोगों के जीन्स आपस में मिक्स एंड मैच होकर आगे जाएंगे, है ना। और क्योंकि यहां पर मतलब 100 लोग थे, 100 लोगों का जीन पूल, जो सारे जीन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे कि भाई यहां का जीन पूल था। वो जो भी जीन पूल था यहां पर, उस जीन पूल में से कितने परसेंटेज ऑफ जीन्स खत्म हो गए, 90%, क्योंकि 100 में से 90 लोग निकल गए, है ना। 100 का परसेंट अपन मानते हैं, तो 100% में से क्योंकि 90% ऑफ द जीन्स का लॉस यहां हो गया है, जीन पूल में 90% रिडक्शन हो गया है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे बहुत सारे फीचर्स होंगे जिनके जीन्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए होंगे। मान लो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था जो इस पॉपुलेशन में 15 ही लोगों में था और वो 15 के 15 बह गए, तो इसका मतलब उस कैरेक्टर के जीन तो अब इन 10 लोगों में है ही नहीं। तो आगे जो पॉपुलेशन बनेगी उसमें अब वो कैरेक्टर नहीं मिलने वाला जो पहले इस पॉपुलेशन में था। आगे बात समझ में। तो यहां पर जो पॉपुलेशन बनेगी बच्चों, क्या वो ये जो पहले शुरुआत में 100 लोग थे इनसे ज्यादा रिजेंबल करेगी या इनसे थोड़ा डिफरेंट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि अब इनके पास सिर्फ इन 10 बचे हुए 10 लोगों के जीन्स आने वाले हैं, मिक्स एंड मैच होकर रिकॉम्बिनेट कर करके, तो इनके जो फीचर्स होंगे वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से काफी अलग होंगे। तो यहां पर एक नई पॉपुलेशन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, एक नई स्पीशीज बनने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे ओवर मेनी जनरेशन, आफ्टर मेनी जनरेशन। लेकिन यदि मैं इस केस की बात करूं जहां पर रिलेटिवली बड़ी पॉपुलेशन थी, तो 1000 में से 90 ही लोगों का लॉस हुआ, है ना। इसका मतलब सिर्फ 9% जीन्स का लॉस हुआ है, अभी भी 910 लोग हैं। अब 1000 में से सिर्फ 90 गए हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हों जिनके जीन्स का परमानेंट लॉस हो गया हो। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स अभी भी इस पॉपुलेशन में मिल जाएंगे, और आगे जब ये अभी भी मल्टीप्लाई करेगी और नंबर बढ़ेगा, यहां पर मान लो 910 से वापस से 2000 हो गया, तो इन ये 2000 अभी भी ऑलमोस्ट किसके जैसे होंगे, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन के, जबकि यहां पर ये रिजेंबल नहीं करेंगे। तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो एक बाय चांस इफेक्ट हुआ, किसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही है, छोटी पॉपुलेशन में हो रही है या बड़ी पॉपुलेशन में हो रही है? ऑब्वियसली छोटी पॉपुलेशन में हो रही है। आगे बात समझ में। तो इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने क्या बोला, कहां अप्लाई होगा, छोटी पॉपुलेशन में। बड़ी पॉपुलेशन में उसकी वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती बच्चों। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों हम बोलते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक बाय चांस इफेक्ट है और छोटी पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है, और पर्टिकुलरली बॉटलनेक इफेक्ट क्यों कहा जाता है, बॉटलनेक्स क्या होते हैं, है ना। तो ये एक टाइप हो गया बॉटलनेक इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो व्हेन दीज बॉटलनेक्स यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है बच्चों, दीज एक्ट ऑन अ स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पेरेंट पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, कम हो गया, जैसे 100 में से 10 ही रह गए थे। दिस पेरेंट पॉपुलेशन लेफ्ट, अब जो बचे हैं वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से काफी अलग होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका जीन पूल बहुत छोटा रह गया, पर्टिकुलर लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स रहे हैं, and genetically different population में arise from the individuals left after bottleneck, ultimately giving rise to a new species। इसीलिए यहाँ पर species, नई species बनने के chances ज्यादा हो जाते हैं। अब हम फाउंडर इफेक्ट देख सकते हैं, ये दूसरे तरीके का जेनेटिक ड्रिफ्ट है। एक और एग्जांपल है बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट का, या टाइप है। क्या होता है इसमें, इसमें अगेन एक एग्जांपल लेंगे हम। मान लो एक ए ज्योग्राफिकल एरिया है और यहां पर 1000 लोग रहते थे, है ना। एक बी ज्योग्राफिकल एरिया है जो बिल्कुल वैकेंट था, खाली था, है ना, खाली, मतलब इस जगह पर अभी कोई भी नहीं रहता था इस ज्योग्राफिकल एरिया में। सपोज करो इस 1000 पॉपुलेशन में से 10 लोग, 10 पीपल
माइग्रेट करके कहां चले गए, इस बी एरिया में जहां अभी तक पहले कोई पॉपुलेशन या हैबिटेशन नहीं था। ये ध्यान रखना, पहले से कोई इसी स्पीशीज की पॉपुलेशन रह रही होती तो अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं कहलाएगा, ये कहलाता जीन माइग्रेशन। कि एक पॉपुलेशन में से कुछ लोग दूसरी पॉपुलेशन में जा रहे हैं, यहां पर पहले से कोई नहीं रह रहा था इस स्पीशीज का, तो इस एरिया में जो पहले इंडिविजुअल्स होंगे इस स्पीशीज के यही होंगे। मतलब इस एरिया में मान लो कोई एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे ह्यूमंस रहते ही नहीं है और कोटा में से 10 लोग जाकर वहां रहने लग जाएं, तो वो उस जगह की ह्यूमन पॉपुलेशन के फाउंडर्स हुए या नहीं हुए? फाउंडर पॉपुलेशन होगी ना, वो हो गए फाउंडर इंडिविजुअल्स। और वहां पर जब वो आपस में अब रहेंगे, शादियां करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, तो अब जो वहां पर रिप्रोडक्शन के थ्रू बच्चे पैदा होंगे, धीरे धीरे उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे, एक नई पॉपुलेशन उस एरिया में बन जाएगी। वो जो नई पॉपुलेशन कई हजारों लाखों साल बाद वहां पर बड़ी हो जाएगी, उसके फाउंडर इंडिविजुअल्स कौन थे? ये 10 इंडिविजुअल ही तो थे जो ए एरिया से यहां पर आए थे। लेकिन यहां पर जो ए एरिया है, इनमें जो 1000 लोग हैं, ये तो पॉसिबल नहीं कि उन 1000 में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उन सारे के सारे कैरेक्टर्स के जीन इन 10 में हो। 10 लोग तो बहुत कम हो गए, इनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स तो होंगे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि 1000 के 1000 कैरेक्टर्स के जीन्स इनके अंदर हो। तो अगेन ये जो 10 लोग होंगे, ये एक तरह से पूरी की पूरी 1000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इनके पास वो सारे कैरेक्टर्स नहीं है जो इन 1000 लोगों की पॉपुलेशन में अलग अलग लोगों में होंगे, तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स ही हैं, और वही लिमिटेड नंबर ऑफ जीन से अब नई पॉपुलेशन बन जाएगी, मिक्स एंड मैच होके, रिकम्बाइन होके, क्रॉसिंग ओवर होके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके। तो अगेन ये जो 10 लोग होंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग होंगे, इनसे बनने वाली पॉपुलेशन काफी अलग होगी, कई हजारों लाखों सालों बाद यहाँ पर एक नई स्पीशीज बन सकती है, यानी कि स्पेसिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो नई स्पीशीज बन रही है वो किसकी वजह से बनी? इन नए 10 फाउंडर मेंबर्स की वजह से, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? फाउंडर इफेक्ट बोला है बच्चों। क्लियर है? तो फाउंडर इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? डेरिवेशन ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन फ्रॉम अ स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज फाउंडर्स जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन, है ना? आगे बात समझ में? इसका एक एग्जांपल यहाँ लिया है बच्चों, जो रियल एग्जांपल है, पिटकेन आइलैंड बच्चों एक जगह है, इट इज डिराइव्ड, पहले ये इनहेबिटेड नहीं था, बैरन था, कोई नहीं था वहां पर, नहीं रहता था। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ फाउंडर्स ऑफ कॉकेशियन एंड पॉलिनेशियन इंडिविजुअल्स। दो तरह की पॉपुलेशंस के लोग वहां पर कम अमाउंट में, कम नंबर में जाकर रहने लग गए बच्चों। धीरे धीरे वहां पर जो नई पॉपुलेशन बनी, जो ओरिजिनल जगह से लोग आए थे वहां से डिफरेंट थी, ना तो वो कॉकेशियन को रिजेंबल करती थी, ना पॉलिनेशियंस को, दोनों का मिक्स थी वो। तो जीन फ्रीक्वेंसीज और जीन पूल ऑफ दिस पॉपुलेशन वाज नाइदर सिमिलर टू कॉकेशियन नॉट टू पॉलिनेशियन, मतलब एक नई पॉपुलेशन का वहां पर डेवलपमेंट हो गया। कई हजारों लाखों साल बाद हो सकता है कि यहाँ पर एक नई स्पीशीज भी बन जाए, है ना? अभी ह्यूमंस में नई स्पीशीज नहीं बनी है, अभी हम एक इनिशियल फेज में जहां पर वेरिएशंस अक्यूमुलेट हो रही है, हाँ, लेकिन हजारों लाखों सालों बाद हो सकता है कि हमारी जो ओरिजिनल ह्यूमन स्पीशीज है इससे भी कुछ नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाए जो हमारी ओरिजिनल स्पीशीज से अलग हो, हमारे साथ मेटिंग के लिए कैपेबल या पॉसिबल बायोलॉजिकली नहीं हो बच्चों। दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। यदि जेनेटिक ड्रिफ्ट में कोई भी डाउट हो बोल सकते हो बच्चों, है ना? तो दो तरह के इफेक्ट्स हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट में समझने होते हैं। लास्ट फैक्टर जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, चार अपन ने देख लिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर, फिर जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, एंड फोर्थ जेनेटिक ड्रिफ्ट, लास्ट इज आइसोलेशन बच्चों। आइसोलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग अमंग्स इन ब्रीडिंग ग्रुप्स ड्यू टू फिजिकल और बायोटिक बैरियर। एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं, है ना, आपस में मेटिंग कर सकते हैं बायोलॉजिकली, मतलब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी यदि कुछ फैक्टर्स के कारण उनके बीच में ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्यों? एक ही जगह रह रहे हैं तो कोई फिजिकल बैरियर तो है नहीं बीच में, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर तो है नहीं, फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है? एक होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वहां पर क्या है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर या ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। मान लो कुछ लोग माउंटेन के इधर रह रहे हैं, कुछ लोग माउंटेन के इधर रह रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशंस ही हैं दोनों, यानी कि एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन माउंटेन बहुत ऊंचा है, उनके पास कन्वेंस नहीं है, पैदल ही चल सकते हैं, बहुत आदिवासी ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, तो वो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से बिल्कुल, है ना? तो यहां पर वो रिप्रोड्यूस कर तो सकते हैं आपस में, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर। तो यहां पर जब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से हो, तो फिर हम उसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ना करके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कह देते हैं। तो जब हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सिंपल सी चीज है, किस चीज के आइसोलेशन की बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी की।
पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि भाई आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, दैट इज आइसोलेशन। अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यदि एक ही जगह पर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो तो प्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, है ना। उसमें दूसरे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक ही स्पीशीज के दो लोग हैं, हम ह्यूमंस के अलावा दूसरे एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं यहां पर। तो दूसरे एनिमल्स में क्या होता है कि एक ही स्पीशीज में अलग अलग ब्रीडिंग पीरियड्स होते हैं। एक ही स्पीशीज में कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, मान लो जो गर्मियों में ब्रीड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ब्रीड करते हैं। रे एक ही जगह रहे, लेकिन जो सर्दियों में ब्रीड करते हैं वो उस वक्त गर्मियों वालों के साथ ब्रीड नहीं कर पाएंगे, और जो गर्मियों में ब्रीड करते हैं वो उस वक्त सर्दियों वालों के साथ ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो गए रिप्रोडक्टिवली। लेकिन कोई फिजिकल बैरियर नहीं था, ये फंक्शनल बैरियर हो गया। उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि वो चाहते हुए भी आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, जबकि वो ब्रीड कर सकते थे, बायोलॉजिकली पॉसिबल है ना। उनके स्पर्म और ओवम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके फ्यूज हो जाएंगे यदि हम आर्टिफिशियली करवाएं तो यहां पर क्योंकि कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है आइसोलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, दिस इज प्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। लेकिन जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में है, फिजिकल बैरियर बीच में, तो फिर वो कहलाएगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। दो तरह के आइसोलेशन होते हैं, अब इनको समझ लेते हैं अपन। तो कैन बी ऑफ टू टाइप्स आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर्स अमंग्स इनब्रीडिंग ग्रुप्स, जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, मान लो बीच में एक माउंटेन है ना, इधर ए पॉपुलेशन है, इधर बी पॉपुलेशन है। इनके कुछ अपने आप का जीन पूल होगा, इनके कुछ अपने कैरेक्टर्स होंगे, इनका खुद के कुछ कैरेक्टर्स होंगे, खुद का एक जीन पूल होगा। यहाँ पर इनका नंबर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर इनका नंबर बढ़ता जाएगा। इनके कैरेक्टर्स इधर अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इनके कैरेक्टर्स इधर अक्यूमुलेट हो रहे हैं। हजारों लाखों सालों बाद हो सकता है कि यहाँ पर एक एंटायरली ऐसी पॉपुलेशन बन जाए जो अब इनके साथ मेटिंग ना कर पाए, क्योंकि उनके हो सकता है मिक्स एंड मैच होकर जीन्स अक्यूमुलेट होकर, वेरिएशंस अक्यूमुलेट होकर वो इतना डिफरेंट हो जाए बी से कि अब वो आपस में ए और बी आपस में मेटिंग नहीं कर पाए। तो फिर उस केस में हजारों लाखों सालों बाद हम कहेंगे कि नई स्पीशीज बन गई। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से स्पेसिएशन हो सकता है, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, और हर बार स्पेसिएशन हो ये जरूरी नहीं है। इट विल डिपेंड कि वेरिएशंस कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज नॉन एज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इट कैन ऑल्सो लीड टू स्पेसिएशन। यदि इसके कारण से नई स्पीशीज बन जाती है, मान लो, है ना, अल्टीमेटली बन जाती है, तो वो जो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, ये स्पेसिएशन होगा। यदि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से नई स्पीशीज बनती है तो उस तरह के स्पेसिएशन को हम कहते हैं बच्चों एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ये वर्ड पूछा गया है पास्ट में, आगे भी आ सकता है, पता होना चाहिए। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। बच्चों क्लियर, बहुत ईजी है यदि कंसेप्चुअली समझोगे तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल डार्विन्स फिंचेस जो अपन ने पढ़ा था, साउथ अमेरिका की सीड ईटिंग वेराइटी एक स्पीशीज थी बर्ड्स की। वहां से अलग अलग गैलापागोस आइलैंड पे कुछ इंडिविजुअल्स चले गए, एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते थे, है ना। अब वो अलग अलग आइलैंड्स पे आइसोलेट हो गए, एक ए आइलैंड पे चले गए, कुछ बी पे चले गए, कुछ सी पे चले गए, कुछ डी पे चले गए, और एक से दूसरे आइलैंड पे नहीं जा रहे थे क्योंकि बीच में समुद्र था लंबा लंबा, है ना। ये बहुत कम डिस्टेंस को उड़ने वाली चिड़ियाएं थी, आइसोलेट हो गई ज्योग्राफिकली। और यहां पर जो गई उनसे नई स्पीशीज बन गई, यहां पर जो गई उनसे नई स्पीशीज बन गई, यहां पर जो गई उनसे नई स्पीशीज बन गई, यहां पर जो गई उनसे नई स्पीशीज बन गई। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से बन रही है। तो ये स्पेसिएशन जो डार्विन्स फिंचेस में हम अ डजन ऑफ स्पीशीज, एक करीब 12-13 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की बात करते हैं, ये किसका रिजल्ट है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर रिप्रोडक्टिव, प्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसको कब कहेंगे, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, एक ही जगह रह रहे हैं सब, फिर भी आपस में ब्रीड नहीं कर पा रहे। तो वो जो इंडिविजुअल्स जो एक ही जगह पे रह रहे हैं, जो बायोलॉजिकली ब्रीड कर सकते हैं बट बिकॉज ऑफ सब फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल वायबल ऑफस्प्रिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डिफरेंट स्पीशीज में तो एग्जिस्ट करता ही है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ नहीं कर सकती, लेकिन एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ अभी जो मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे उनके कारण, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो दोनों ही केसेस में अल्टीमेटली एक जगह पर रहते हुए यदि दो इंडिविजुअल्स आपस में ब्रीड नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहलाता है। डिफरेंट स्पीशीज तो नेचुरली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती ही है, लेकिन एक ही स्पीशीज में डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी या मेंबर्स भी आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब जो मैंने फैक्टर्स बोले थे कि भाई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कई फैक्टर्स हो सकते हैं। प्री जाइगोटिक यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले के कुछ फैक्टर्स, जैसा भी मैंने बताया था, डिफरेंट ब्रीडिंग सीजंस, है ना। पोस्ट जाइगोटिक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड स्टेरिलिटी, अलग अलग स्पीशीज के बीच में आप आर्टिफिशियली मेटिंग करवाओगे बच्चों या फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो फर्टाइल नहीं होती है, स्टेराइल होती है, मतलब उनसे अब नए इंडिविजुअल्स
आगे नई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बन सकती, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो ऑटोमेटिकली दोनों स्पीशीज की आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, एक नई स्पीशीज जनरेट नहीं होगी उन दोनों से, है ना। तो प्री जायगोटिक एंड पोस्ट जायगोटिक दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के। इफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, अब यहां पर देखो वो पॉइंट आगे जो मैं बोल रहा था, लिविंग इन सेम geographical area and with potential to interbreed get reproductively isolated, ये प्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है कि एक ही स्पीशीज के लोग हैं लेकिन अलग अलग वेराइटी के हैं और कुछ फैक्टर्स के कारण वो आपस में ब्रीड नहीं कर पा रहे, और उसके कारण यदि नई स्पीशीज बन जाए, बन सकती है क्योंकि वो अपने अपने ग्रुप में ही रिप्रोड्यूस करते रहेंगे एक ही जगह रहते हुए भी, तो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में धीरे 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 दो अलग अलग पॉपुलेशन डेवलप होने लग जाएगी। क्यों अलग अलग कह रहा हूं, क्योंकि इनमें कुछ अलग कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट हो रहे होंगे, इनमें कुछ अलग कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ तो ब्रीड कर नहीं पा रहे, अपने अपने ग्रुप में ब्रीड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है, इनका सर्दियां इनका गर्मियां है, रे एक ही जगह पे रहे हैं, तो धीरे 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 अक्यूमुलेट होती जाएंगी वेरिएशन, हो सकता है एक ही जगह पर दो नई स्पीशीज बन जाए बच्चों। तो यहाँ पर प्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से भी नई स्पीशीज बन सकती है, और जब ऐसा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, प्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से नई स्पीशीज बने, देन दैट इज कॉल्ड एज सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन बच्चों। एलोपेट्रिक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, और सिम्पेट्रिक प्योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से बच्चों, है ना। और ये कुछ एग्जांपल्स, एक नोट है बच्चों हाइब्रिड स्टेरिलिटी के, जैसे म्यूल बनता है बच्चों मेल डोंकी और मेयर यानी कि फीमेल हॉर्स से, तो अपने आप में दो अलग अलग स्पीशीज है डोंकी एंड हॉर्स, आर्टिफिशियली हम इनकी मेटिंग करवा सकते हैं या ब्रीड करवा सकते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है दैट इज म्यूल, है ना। खच्चर, म्यूल और हिनी खच्चर होते हैं, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होते, ये अब आगे और म्यूल्स पैदा नहीं कर पाते, तो इसके कारण क्या है, म्यूल एज ए स्पीशीज नहीं स्टेब्लिश होगा, डोंकी अपने आप में एक स्पीशीज आज भी एग्जिस्ट करेगी, हॉर्स भी कर रहे हैं और ये मेंटेन रहेगी बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड स्टेरिलिटी। यदि ये फर्टाइल हो जाते तो क्योंकि ये ज्यादा अडेप्टेड है एनवायरमेंट को, तो धीरे धीरे क्या होता, इनसे ज्यादा डोमिनेंट होते ही ये, इनका नंबर बढ़ने लग जाता, इनका नंबर कम होने लग जाता, और आज की तारीख में हो सकता था डोंकी और हॉर्स दोनों खत्म हो जाते हैं, म्यूल्स ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं बढ़ पाए म्यूल, क्योंकि ये इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्पीशीज की आइडेंटिटी मेंटेन है ना, इसकी वजह से नया स्पेसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, आगे बात समझ में। इसी तरह से हिनी स्टेलियन यानी कि मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का रिजल्ट होता है, अगेन ये भी स्टेराइल होता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पोस्ट जाइगोटिक, या हम कह सकते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी के बच्चों, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये सारी चीजें हो गई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, और ये भी हो गया, ओके। तो यदि कोई डाउट हो बच्चों न्यू डार्विनिज्म के अंदर, तो न्यू डार्विनिज्म इज नथिंग बट डार्विनिज्म का एक्सटेंशन है, सिर्फ हमने फैक्टर्स ऑफ वेरिएशन जो थे उसमें डार्विन ने सिर्फ एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बताया था, उसमें जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स थे उनको भी हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम हार्डी विनबर्ग करने वाले थे, हार्डी विनबर्ग लेकिन अभी नहीं करेंगे, आई हैव टू गो फॉर सर्जरी, तो हार्डी विनबर्ग बचा है अब, और ह्यूमन इवोल्यूशन बचा है। एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट फिर भी मैं उसको आपको बताऊंगा, तो हार्डी विनबर्ग और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूंगा विद इन कपल ऑफ डेज, और जो कल जो होगा लेक्चर दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन, तो कल इवोल्यूशन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हार्डी विनबर्ग क्योंकि कई लोग जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं तो हम चाहे तो वहां कवर कर लेंगे, या अलग से आपको एक लेक्चर में दे दूंगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल सब क्वेश्चन आते नहीं है बट फिर भी एक टेबल में आपके लिए बनाकर रख रखी है मैंने, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही हैं, तरीका भी बता दूंगा चीजों को याद करने का, सिर्फ मैं जो पॉइंट्स बताऊं उनको याद कर लेना, ताकि बाय चांस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत नहीं हो। और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स भी मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, कुछ डायग्राम्स हैं बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो कल इस चैप्टर को भी हम खत्म कर लेंगे, यानी कि हमारा 11th चैप्टर भी कल खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी जो चैप्टर रनिंग में चल रहा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि जेनेटिक्स, दो नए चैप्टर सब चालू हो जाएंगे बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बॉटनी का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये नए चैप्टर सब चालू होने वाले हैं, तो 11 खत्म हो जाएंगे, 3 रनिंग में चल रहे होंगे, ऑलमोस्ट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट अपना खत्म हो जाएगा बच्चों, तो तेजी से अपन अब आगे बढ़ रहे हैं, 12 लेक्चर्स पर वीक हमारे हो रहे हैं अब, और कोशिश करेंगे यदि जरूरत पड़ी तो आगे और बढ़ा दें, ताकि फेब एंड तक हम सिलेबस कर ही लें, कैसे भी करके डिटेल में कर रहे हैं सारी चीज़ें। मैं चाहूँ तो एनसीईआरटी से तो 2 दिन में एक चैप्टर निपटा सकता हूँ, आपने देख भी रखा है चैनल के ऊपर, आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना। और एनसीईआरटी से पढ़ाने में कोई भी बड़ा चैप्टर 2 से ज़्यादा 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है, और मैं चाहूँ तो बहुत ईजिली सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी से विद इन अ मंथ कंप्लीट कर सकता हूँ, यदि हम 2 लेक्चर्स डेली लें
तो आराम से 3 दिन में 2 चैप्टर खत्म होते हैं, या 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं बच्चों। 1.5 महीने में तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं तो 1 महीने में हो जाएंगे। तो वैसा अपने को करना नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 300 नंबर नहीं लाने, क्योंकि उससे काम नहीं चलता है। और सिर्फ एनसीईआरटी तक रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे तो 300 ही आएंगे, 300 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अब क्योंकि यदि 340 से ज़्यादा लाने, तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपकी इच्छा, पढ़ो मत पढ़ो। मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, है ना, अब आपकी बारी, आपको बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।